नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद आया फैसला। एनआईए की विशेष अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को किया बरी। कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पीड़ित पक्ष ने अपील का किया फैसला। मालेगांव केस में फैसले के बाद गरमाई सियासत। भाजपा ने खोला कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा। कहा, यह शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स की कांग्रेस पार्टी की साजिश। हिंदुओं को किया बदनाम। सोनिया राहुल मांगे माफी। कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसले। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को दी मंजूरी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2,000 करोड़ रुपए की सहायता। 6 राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी। ट्रंप के लगाए टैरिफ पर भारत की 2 टूक। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसानों, निर्यातकों और उद्योग जगत के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाए जाएंगे सभी कदम। विपक्ष के हंगामे के चलते फिर नहीं चल सके संसद के दोनों सदन। दोनों सदनों के सभापतियों ने जताई नाराजगी। राज्यसभा के उपसभापति ने कहा, विपक्ष के हंगामे से बर्बाद हुआ सदन का 30 घंटे से भी ज्यादा का समय। संसदीय कार्य मंत्री भी विपक्ष पर बरसे। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके का आज फैसला आ गया। 17 साल के इंतजार के बाद एनआईए की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद जहां सभी आरोपियों ने इसे सत्य की जीत बताया है, तो पीड़ित परिवारों ने इंसाफ नहीं मिलने की बात कही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी सबूतों के आधार पर आरोपियों पर दोष सिद्ध नहीं कर पाई और पीड़ित परिवारों ने फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जाने की बात कही है। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद फैसला। एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। मालेगांव केस में सारे आरोपी बरी। भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी। एक फैसला जिसका इंतजार 17 साल से हो रहा था। गुरुवार सुबह से देश की निगाहें मुंबई की एनआईए कोर्ट पर टिकी हुई थीं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश ने सुबह 11 बजे के करीब सितंबर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में फैसला सुनाना शुरू किया और कुछ ही देर में साफ हो गया कि अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले और की गई जांच में कई खामियां बताई और कहा कि आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने माया कि उनका केस जो है खुला मिस्ट्री है, प्रॉपर प्रूफ नहीं होता है और इसके लिए कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचा है, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तपास अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने के बजाय अपना एविडेंस क्रिएट किए हैं, बनावटी किए हैं, उसके बारे में इंक्वायरी किया जाए कि वो कितने दोषी हैं या दोषी नहीं हैं, और अगर दोषी हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद 19 अप्रैल को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने विस्फोट के सभी 6 पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और सभी घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है। अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। प्रसाद पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने बम बनाया या उसे सप्लाई किया। ये भी साबित नहीं हुआ कि बम किसने लगाया। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत एकत्र नहीं किए, जिससे सबूतों में गड़बड़ी हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए और बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। साथ ही वो बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम से थी, ये भी सिद्ध नहीं हो पाया।
पीड़ित परिवारों के वकील ने कहा कि बम विस्फोट की पुष्टि कोर्ट ने कर दी है। हम इस बरी करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। हम स्वतंत्र रूप से अपील दायर करेंगे। हम जजमेंट के लिए, इंसाफ के लिए 17 साल से वेट कर रहे थे, पर इसमें विक्टिम का कोई रोल नहीं है कि उनकी वजह से एक्विटल हुआ। विक्टिम को तो सफर हुई, ये तो ट्रायल विक्टिम का भी हुआ कि उनको मालेगांव से आके अपने जख्म बताना पड़े कोर्ट को। अपील होगी हाईकोर्ट में अपील होगी। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ। ये धमाका एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस मामले में 7 लोग, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय शामिल हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है। इन सभी लोगों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। सभी आरोपी वर्तमान में जमानत पर रिहा हैं। बरी होने के बाद सभी आरोपियों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी। 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है उससे हम सभी प्रसन्न हैं, परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। एक निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। जय हिंद। फैसले के बाद बरी हुए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित के घर के बाहर पुणे में पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई। 1 दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS ने की थी। हालांकि 2011 में NIA को जांच सौंप दी गई। मुंबई से योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मालेगांव मामले में फैसला आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। मालेगांव धमाके के बाद उस समय की कांग्रेस सरकार ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा था, जिसके बाद देश में राजनीतिक रूप से ये बहस बहुत गर्मा गई थी। अदालत के इस फैसले में सभी दोषियों को रिहा होने के बाद भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को गढ़ने की कांग्रेसी दावा फेल हो गया है। इस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस से देश के सामने झूठ फैलाने के लिए माफी मांगने की बात कही है। 17 साल बाद मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला किया आया, महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी हलकों में हंगामा मच गया। अदालत के आदेश के बाद बीजेपी और कांग्रेस में सियासी आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग गई। बीजेपी का कहना है कि अदालत के फैसले से भगवा आतंक की साजिश रचने वालों का भंडाफोड़ हो गया। इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। ये भगवा दहशतवाद कहकर ये लोगों को गुमराह करने का एक बड़ी साजिश थी, उसमें वो बेनकाब हो गए। कांग्रेस का समय में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को अपीस करने के लिए एक टर्म और एक शब्दावली बनाया गया था कि हिंदू टेरर। हिंदू एंड टेरर आर टू डायमेट्रिकली अपोजिट कॉन्सेप्ट। हिंदू कभी टेरर को विश्वास करते ही नहीं। फैसले के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज ध्वस्त हो गया। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था,
वो आज धराशायी हो गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। हिंदू और मुसलमान को आतंकवाद के अंदर मत देखिए। हिंदू और मुसलमान आतंकवाद का चेहरा नहीं हो सकते। आतंकवाद का चेहरा सिर्फ आतंकवाद का है। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। संत समाज ने भी मालेगांव विस्फोट मामले पर आए अदालत के फैसले का स्वागत किया है। एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई, जिसके जनक हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, और वो राहुल गांधी के इशारे पर ये काम कर रहे थे। हिंदू आतंकवादी नहीं होता, परंतु हिंदू आतंकवाद जैसे, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ करके भारत राष्ट्र, सनातन और भगवा को लांछित करने का प्रयास आज विफल हुआ है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में करीब 17 साल बाद आरोपी बनाए गए लोगों को तो न्याय मिल गया, लेकिन इस मामले से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब आना अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र के मालेगांव बम विस्फोट मामले में मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने आरोपित साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को बरी किया। आरएसएस अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे सच्चाई की जीत बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए इस मामले को हिंदू धर्म से जोड़ा था, लेकिन लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सच स्पष्ट हो गया है। मालेगांव विस्फोट मामले में आज न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसने सत्य को स्पष्ट किया है। कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ और राजनीतिक हितों के कारण मालेगांव विस्फोट मामले को जिस तरह से उलझाया और उसमें पूरे हिंदू धर्म और समस्त हिंदू समाज को आतंक से जोड़ने का एक कुत्सित प्रयास किया था। एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया और तथ्यों के आधार पर आज न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसने इन सारे आरोपों को निराधार घोषित किया है। मोदी सरकार ने आज 6 बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रावधानों की मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार किसानों के हित में एक के बाद एक कई फैसले ले रही है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6,520 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी में योजना के घटक एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना के अंतर्गत 50 बहुउत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं FTL की स्थापना हेतु 1,000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद इतने निर्णय लिए हैं। केवल इस तीसरी टर्म में निर्णय अगर सारे देखो तो 9 लाख करोड़ से ज्यादा के टोटल निर्णय। Decisions in the third term itself are more than worth 9 lakh crore rupees. फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना ये 2017 में स्टार्ट हुई थी और इसका सबसे बड़ा फोकस था जो फूड प्रोडक्शन है, उस फूड प्रोडक्शन के बाद में फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, इरिडिएशन, लेबोरेटरी में टेस्टिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग करके वैल्यू एडिशन कैसे हो फूड में, उस पे सारा का सारा फोकस है इसमें, इस पूरे स्कीम में। कैबिनेट ने साल 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC को अनुदान सहायता को भी मंजूरी दी है। इस फैसले से NCDC 4 वर्षों की अवधि में खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपए जुटा सकेगा। NCDC जो लोन देती है उस लोन में करीब 99.8% रिकवरी है, नेट NPA
जीरो है। और 500 करोड़ रुपीस जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा हर साल, 4 साल मतलब 2000 करोड़ टोटल, तो उससे 20,000 करोड़ रुपए की फर्दर लैंडिंग कर पाएंगे। रेलवे सेक्टर को लेकर 4 अहम परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इन परियोजनाओं में इटारसी नागपुर चौथी लाइन, औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजीनगर से परभणी दोहरीकरण, अलू आबाड़ी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन, डांगो आपोसी जरोली तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। इटारसी से नागपुर 4th लाइन बनाने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दिल्ली से चेन्नई का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है और मुंबई से हावड़ा का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, इन दोनों के नेटवर्क्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ये इटारसी से नागपुर वाला सेक्शन आता है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हों या किसानों के लिए योजनाओं का आवंटन, इन क्षेत्रों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की क्षमता को बढ़ाने के लिए ही 4,74,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को मंजूरी दी जा चुकी है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों के निर्दोष सिद्ध होने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि सत्यमेव जयते। मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना कांग्रेस की संकुचित मानसिकता पर करारा प्रहार है। हिंदू आतंकवाद जैसे नैरेटिव गढ़ने वाली कांग्रेस सदैव याद रखे, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। यह निर्णय सनातन धर्म, साधु संतों और भगवा को अपमानित करने वाले लोगों को कड़ा जवाब है। कांग्रेस को सभी सनातनियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद भारत ने भी अमेरिका को 2 टूक शब्दों में जवाब दे दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बयान देकर स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित में भारत सरकार हर कदम उठाएगी। वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि उनका मंत्रालय सभी स्टेक होल्डर्स से बात कर रहा है और उनके हित में फैसले लिए जाएंगे। पीयूष गोयल ने बीते 1 दशक में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत की तरक्की को गिनाया तो लगातार लिए जा रहे रिफॉर्म से इकोनॉमी को हो रहे फायदे के आंकड़े भी गिनाए। अमेरिका द्वारा भारत पर एक तरफा टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर संसद में अपने जवाब में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सभी हितधारकों के साथ इस फैसले की समीक्षा कर रहा है। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। संसद के दोनों सदनों में दिए गए अपने वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा कि कैसे आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है और वैश्विक विकास में 16% का योगदान दे रहा है। पीयूष गोयल ने यह भी याद दिलाया कि तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने यूएई, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा देशों के साथ पारस्परिक लाभकारी समझौते किए हैं। India has rapidly transformed from being one of the fragile 5 to the fastest growing major economy in the world. We have risen from the 11th largest economy to one of the top 5 economies. It is also widely expected that we will become the 3rd largest economy in a few years. सरकार ने अपना रुख साफ किया तो विपक्ष के तमाम सांसदों ने भी सरकार के सुर में सुर मिलाया और अमेरिका के फैसले को गलत बताया।
We are not without options. I mean, I think we have to understand, we want and value the relationship with America, but if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं, तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलतफहमी है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी वार्ता जारी है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर खास असर नहीं होने वाला और लंबी अवधि में भारत आत्मनिर्भरता की ओर ज्यादा मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ाता नजर आएगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस समेत तमाम दल ईवीएम पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता साबित हुई है। ईवीएम जांच और सत्यापन ने फिर साबित किया कि मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं और विश्वसनीय भी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के तहत 10 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की जांच और सत्यापन प्रक्रिया पूरी हुई। 48 बैलेट यूनिट्स, 31 कंट्रोल यूनिट्स और 31 वीवीपैट्स में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। सभी मशीनें परीक्षण में सफल रहीं, जिससे ईवीएम की विश्वसनीयता दोबारा सिद्ध हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से जुड़ी प्रक्रिया भी पूरी हो गई। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 10 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम, बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स और वीवीपैट्स की जांच की गई। 10 उम्मीदवारों द्वारा आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 8 हारने वाले उम्मीदवार स्वयं मौजूद रहे, शेष 2 ने भाग नहीं लिया। जांच में कुल 48 बैलेट यूनिट्स, 31 कंट्रोल यूनिट्स और 31 वीवीपैट्स की जांच की गई और सभी मशीनें परीक्षण में सफल रहीं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या वीवीपैट पर्चियों में विसंगति नहीं पाई गई। आगामी स्वतंत्रता दिवस 2025 की संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र बी विष्णुधरन को निमंत्रण भेजा है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारतीय डाक द्वारा ये निमंत्रण भेजा गया, जिसे बी विष्णुधरन ने दिल्ली में स्वीकार किया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में अपनी तकनीकी प्रतिभा का अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाले इस छात्र बी विष्णुधरन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। तमिलनाडु के बी विष्णुधरन को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से न्योता मिला है, कैसा लग रहा है, बात करते हैं। Sir, I feel actually very proud. This is a collective effort of like 3-6 members in my team. We had participated in Smart India Hackathon 2024, and there we had taken a problem statement given by government of India, and there were 6 people working in that, and 3 of us are here, and I have got the opportunity to be here, and I've got the invitation to meet Honorable President in the Rashtrapati Bhavan, and 2 of my friends are also here, and they are in their PGs, and 3 of my friends who have participated in this are now in Tamil Nadu. आपने सोचा था कि कभी राष्ट्रपति भवन से आपको न्योता मिलेगा? Sir, I am actually very proud and I am very grateful for this opportunity given by the government of India, the organizations, my higher officials, and I am very grateful for them. कितनी खुशी की अनुभूति हो रही है? Sir, I am very excited to meet Honorable President Draupadi Murmu ma'am, and I am a very she's a very inspirational figure, and I am very excited to see her, and I am very grateful for this opportunity. हमारे साथ पोस्टमैन भी हैं। आपका क्या नाम है और कैसा लग रहा है? जी सर, मेरा नाम गुमना राम है। बहुत ही अच्छा लगा है और ये लेटर हमें भी प्राप्त हुआ सर। बहुत खुशी हो रही है कि इनको भी वहाँ राष्ट्रपति जी ने वहाँ बुलाया है, खाने के लिए आमंत्रित किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। बी विष्णुधरन भी काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें आमंत्रित किया है। कैमरामैन योगेश के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुस्लिमों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत सबसे पहले ये तय करेगी कि रोहिंग्या समुदाय अवैध घुसपैठिए हैं या शरणार्थी। कोर्ट ने इस संवेदनशील मुद्दे पर विचार करते हुए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी सवालों को निर्धारित किया है, जिनमें प्रमुख रूप से अगर रोहिंग्या शरणार्थी हैं तो फिर सवाल ये बनता है कि वो देश में किस तरह की सुरक्षा अधिकार के हकदार हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर रोहिंग्या शरणार्थी ना होकर अवैध घुसपैठिए हैं तो क्या उन्हें वापस भेजे जाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों की बनती है। साथ ही यह भी कहा है कि क्या उनकी ओर से उठाए जा रहे कदम सही हैं। वहीं यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए हैं भी तो क्या उन्हें अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है या कुछ शर्तें लगाकर कोर्ट जमानत पर छोड़ सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस पर भी संज्ञान लेगा कि क्या वो रोहिंग्या जिन्हें हिरासत में नहीं लिया गया और जो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं वो सैनिटेशन, पीने के पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के हकदार हैं। गौरतलब है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर दायर कई याचिकाएं एक साथ लगी थीं। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में सुविधा के लिहाज से इन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के तहत 10 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की जांच और सत्यापन का काम पूरा कर लिया गया है। जांच के तहत 48 बैलेट यूनिट्स, 31 कंट्रोल यूनिट्स और 31 वीवीपैट्स को परखा गया, जिनमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। जांच के दौरान जिन 10 उम्मीदवारों ने जांच की अपील की थी उनमें से 8 हारने वाले उम्मीदवार स्वयं मौजूद थे, जबकि अन्य 2 ने भाग नहीं लिया। दरअसल 4 विधानसभा क्षेत्रों में कोपरी, पाचपाखड़ी, ठाणे, खड़कवासला और माजलगांव के उम्मीदवारों के अनुरोध पर माइक्रो कंट्रोलर और बर्न्ड मेमोरी की डायग्नोस्टिक जांच की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL के अधिकृत इंजीनियर्स द्वारा जांच में इन मशीनों को पूरी तरह सुरक्षित और त्रुटि रहित प्रमाणित किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में गुजरात की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने गुजरात के कई स्थलों का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मॉर्निंग रनिंग का आनंद लिया और इससे बेहतरीन अनुभव बताया। अपनी यात्रा के क्रम में उमर अब्दुल्ला ने विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी भ्रमण किया। उमर अब्दुल्ला के इस गुजरात यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का इन पर्यटन स्थलों का भ्रमण एकता का संदेश देता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की ये यात्रा देशवासियों को भारत के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण करने के लिए प्रेरित करेगी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से गुरुवार को उर्दू पत्रकारिता से जुड़े पत्रकारों से एक वार्ता की शुरुआत की गई, जिसमें समाज में फैली विषमताओं को कैसे दूर किया जाए इस पर चर्चा की गई। संवाद में इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे एक स्वस्थ समरस समाज का निर्माण किया जा सकता है। कार्यक्रम में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में हम वोट बैंक पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं और हमें ऐसे कार्यक्रम करने होंगे जिसमें सामाजिक एकता को प्रदर्शित किया जा सके। संवाद में कुछ इश्यूज समाधान की तरफ बढ़ेंगे और कुछ नए नए इश्यूज आते भी रहेंगे। हमने संवाद में से समाधान खोजने के लिए प्रयास करने हैं। कहीं ना कहीं हम पहुंचेंगे भी कि कम से कम इतनी बातों पर से कोई एक रास्ता पूरे हिंदुस्तान को दिखाने के लिए हम काम कर सकते हैं। केवल हम न्यूज़ देने वाली एजेंसी नहीं है, केवल व्यूज़ बनाने वाली एजेंसी भी नहीं है। हमारा संवाद भारत के निर्माण का संवाद है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस खामियों की पहचान कर सुधार कर रही है और राज्य में वोट प्रतिशत बढ़ाने पर काम कर रही है। जब टिकटें बाहर आएंगी तब साफ हो जाएगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत है। कांग्रेस की राजनीति और रणनीति को लेकर हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से खास बातचीत की।
हमारे साथ है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी। सर, इंडिया ब्लॉक, खासकर इंडिया ब्लॉक को अगर देखें तो इंडिया ब्लॉक ने पूरे SIR को लेकर के देशव्यापी, खासकर संसद से लेकर विधानसभा तक अपना विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हम लोग, हमारे आदरणीय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी रक्षाबंधन के तुरंत बाद हम लोग के यात्रा शुरू करने वाले हैं। हम लोग सारे मुद्दे पर सहमति बना के आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला समय में जो हमारी गठबंधन है वो फुल प्रूफ देखेगी, विश्वास पात्र देखेगी। अंतर कलह जो है कांग्रेस में बराबर देखने को मिलती है, जैसे कि शशि थरूर, कभी मनीष तिवारी, तो इन सब पर इन लोगों पर पार्टी एक्शन लेने में क्यों घबराती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का विरासत, लेगेसी हमारा पुराना है और हम लोग आज़ादी के लड़ाई से लेकर के आज तक हम लोग लोगों का सेवा ही कर रहे हैं। तो परिवार में कई तरह के लोग होते हैं, परिवार में सबका ख्याल रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक डेमोक्रेसी है और उस डेमोक्रेसी में कार्यकर्ता भी, नेता भी कुछ हो अपने नेता को कह सकता है, सुझाव दे सकता है। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, जिनका मानना है कि गठबंधन को लेकर जो कयासबाजी हो रही है मीडिया में, उसमें कोई दम नहीं है और गठबंधन समय आने के बाद उस पर सारी पार्टियां मिल बैठकर विचार करेगी। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज, पटना। राज्यसभा सांसद संजय यादव ने DD कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया और इस आयोजन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि DD कॉन्क्लेव में बिहार के पक्ष और विपक्ष को अपनी बात रखने का बराबर और पूरा मौका दिया गया। राज्यसभा सांसद संजय यादव जी इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉन्क्लेव है, कैसा लगा ये कॉन्क्लेव, किस तरीके का ये आयोजन? देखिए, काफ़ी लंबे अरसे बाद DD न्यूज़ का कॉन्क्लेव देखे अपार प्रसन्नता हुई। बिहार की बात, तो बिहार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों को बराबर स्पेस दिया, ये काबिले तारीफ़ है और आशा करते हैं इसी प्रकार DD न्यूज़ ऐसे ही किसी कार्यक्रम का आयोजन पटना में भी करे। बिहार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? गवर्नेंस का मॉडल होना चाहिए, जहाँ गरीबी की, बेरोजगारी की, महंगाई को दूर करने की बात हो, जहाँ पलायन को रोकने की बात हो, बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना हो, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स लगाने हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीज़ें हों जो हम तो खाली मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद और राजद नेता संजय यादव। कैमरामैन अरमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। असम के दरांग जिले के सिपाझार राजस्व मंडल में गुरुखूटी बहुउद्देश्यीय कृषि परियोजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। गुरुखूटी बहुउद्देश्यीय कृषि परियोजना की स्थापना 2021 में हुई थी। 7,800 बीघा भूमि में फैली ये परियोजना पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े कृषि उपक्रमों में से एक बन गई है। गुरुखूटी में पहले इस जमीन के एक बड़े हिस्से पर अवैध अतिक्रमण था और अब इस जमीन को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उत्पादक कृषि फार्म में बदलने का संकल्प लिया है। 2021 में 300 कृषि सैनिकों के साथ शुरू हुई गुरुखूटी बहुउद्देश्यीय कृषि परियोजना ने केवल 3 वर्षों में अपनी वार्षिक आय 1.08 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2024 में 5.70 करोड़ रुपए कर ली। इस वर्ष इसका लक्ष्य 10 करोड़ रुपए की आय अर्जित करना है। परियोजना प्रमुख पद्मा हजारिका ने बताया कि फार्मा में सरसों, मक्का, उड़द और विभिन्न सब्जियां उगाई जाती हैं। इसके अलावा फार्म में 200 गीर गायें और 300 सुअर भी हैं। वहीं बाढ़ सुरक्षा उपायों और बेहतर सड़क अवसंरचना ने इस क्षेत्र को एक आदर्श कृषि मॉडल में बदल दिया है। हम लोग का जो इनकम हो रहा है, प्रोडक्शन जो हो रहा है, तो सारा मार्केट में तो दूध भी दिया है, हम लोग का साग सब्जी ये भी दिया है, जो हम लोग का मेज़, मस्टर्ड, ये सब जो प्रोडक्शन हुआ है मार्केट में तो किया है। शॉर्ट टाइम में हम लोग 5 से 1000 बीघा माटी हम लोग और एक्सपेंशन होगा। हम लोग ये प्रोडक्शन बढ़ाएगा, काम करेगा। इधर गुरुखूटी प्रोजेक्ट हम लोग का चीफ मिनिस्टर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है।
और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिन भर की भाग दौड़ में